हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विद मेघा पाठक में। देखिए हम पावलव का सिद्धांत आज हम लेंगे हमारे टेस्ट नंबर 7 में। ये इसके दो पार्ट मैंने बना दिए हैं, अभी भी एक पार्ट और है, वो उसको कंप्लीट करना बाकी है। तो फर्स्ट पार्ट अपन ले लेते हैं, इसके बाद ही मैं सेकंड पार्ट भी आपका अपलोड कर दूँगी। और जो क्वेश्चन फॉर्म में ही हम इस पूरे सिद्धांत को कवर करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिकल कंडीशनिंग किस सिद्धांत को कहते हैं? ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सी प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या डी ये सभी। देखिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो पावलव के द्वारा दिए गए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, इन सभी को जो कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब ये जो नाम दिए गए हैं ये इसी के सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं। और हिंदी में आपको पता है कि कई तरीके के नाम दे दिए जाते हैं, एग्जामिनर भी अपनी तरफ से कोई नया नाम बना करके दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा। तो आप इसको क्लासिकल कंडीशनिंग से याद रखिए। ये इसके सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ये सभी सब्स्टिट्यूट नेम हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारंपरिक अनुकूलन सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो ए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, हम सभी को पता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया गया था वो थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए ये तो है नहीं। बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सी प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या डी संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये पूछ रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है। और पारंपरिक अनुकूलन सिद्धांत जो ये सारे सिद्धांत के सब्स्टिट्यूट नेम है, पारंपरिक अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत, ये सभी पावलव के सिद्धांत के ही सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं। तो इसमें जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है वो इससे संबंधित नहीं होगा। तो जो आंसर हो जाएगा ए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, संबद्धवाद से संबंधित सिद्धांत है। देखिए मैं संबद्धवाद को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि संबद्धवाद क्या होता है। संबद्धवाद होता है कि अगर किसी चीज़ के बीच में कोई कनेक्शन बनता है, लेकिन वो कनेक्शन परमानेंट नहीं बन करके कुछ वक्त के लिए ही बनता है, और अगर वो बहुत लंबे टाइम तक अगर वो प्रक्रिया दोहराई नहीं जाती है तो अनुबंधन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इसी को ही कहते हैं संबद्धवाद। इसीलिए इसे संबंधवाद ना कहकर संबद्धवाद कहा गया है। संबंधवाद जो है वो थार्नडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किया था उससे एक परमानेंट फॉर्म में जो वो बिल्ली है वो सीख जाती है अपनी अनुक्रिया को करना। तो जब हम थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट मैं थार्नडाइक का सिद्धांत ही लूँगी, तब मैं उसमें आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी। तो इसमें जो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि संबद्धवाद से संबंधित सिद्धांत है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया कि थार्नडाइक का सिद्धांत है, वो तो है नहीं। बी पारंपरिक अनुकूलन सिद्धांत, सी गेस्टाल्टवाद। पारंपरिक अनुकूलन सिद्धांत पावलव का है और इसी को संबद्धवाद कहते हैं। कुत्ते के और कुत्ते की लार के बीच में और घंटी की आवाज़ के बीच में कनेक्शन बन गया था, उसी को ही संबद्धवाद कहा जाता है। क्योंकि जैसे ही वो पुनरावृत्ति नहीं होती है भोजन को लाने की घंटी की आवाज़ के बाद, तो वो धीरे धीरे उस प्रक्रिया का विलोपन हो जाता है। इसी को संबद्धवाद कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया इसमें परमानेंट रिलेशन नहीं बनता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्योंकि देखिए गेस्टाल्टवाद तो जो है कोहलरकॉफ का वर्दीमर का एक सिद्धांत है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका जो आंसर है वो है बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पावलव कहाँ का रहने वाला था? इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी रूस। देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर है डी रूस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पावलव ने किस जानवर पर प्रयोग किया? ए कुत्ते पर, बी बिल्ली पर, सी चिंपांजी पर या डी चूहे पर। देखिए बिल्ली पर जो प्रयोग किए थे वो थार्नडाइक ने किए थे। हम जो नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। चिंपांजी पर कोहलरकॉफ का वर्दीमर ने किए थे, चूहे और कबूतर पर स्किनर ने किए थे। तो कुत्ता ही बचता है। तो कुत्ते पर जो प्रयोग किया था वो पावलव ने किया था। घंटी और लार के बीच में जो कनेक्शन बनाया था, जो संबद्धवाद का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, वो पावलव ने दिया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए जो जानवर था वो था पावलव का कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए इसको आप।
ए 1919 में, बी 1904 में, सी 1905 में या डी 1906 में। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा बी 1904 में। पावलव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, 1904 में दिया। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर का सिद्धांत कहलाता है। देखिए इन दोनों के बीच में आप अच्छे से इसको याद रखिए। क्लासिकल कंडीशनिंग शब्द आए तो वो सीधे पावलव का सिद्धांत होगा, और ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर शब्द आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा और हिंदी में बहुत सारे सब्सटीट्यूट नेम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही नाम आता है। तो आप अच्छे से इसको याद रखिए कि पावलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया है, जो कि 1904 में दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1904। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पावलव का पूरा नाम क्या था? इसका मैं नाम आपको बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है वो ए है, इवान पेट्रोविक पावलव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इवान पेट्रोविक पावलव। क्वेश्चन नंबर 8 है, पावलव कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मनोवैज्ञानिक, क्या वो मनोवैज्ञानिक था? बी शरीर शास्त्री और जीव वैज्ञानिक, क्या वो शरीर शास्त्री और जीव वैज्ञानिक था? एक तरीके से शरीर शास्त्री और जीव वैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, तो क्या वो एक डॉक्टर था? सी, क्या वो दर्शन शास्त्री था या वो भूगोल वेत्ता था? तो देखिए दर्शन शास्त्री और भूगोल वेत्ता तो हो नहीं सकता, ये तो दोनों क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो माइंड है वो सीधा, अगर एक क्वेश्चन हम एग्जाम में फेस करते हैं तो हमारा माइंड है वो सीधा सा जाएगा कि वो ज़रूर एक मनोवैज्ञानिक होगा। लेकिन वो एक मनोवैज्ञानिक न होकर के शरीर शास्त्री और जीव वैज्ञानिक था, यानी कि एक तरीके का वो डॉक्टर था। तो उसने ये प्रयोग किए थे, इसलिए पावलव को हम जो है वो मनोवैज्ञानिक की कैटेगरी में नहीं मान करके शरीर शास्त्री और जीव वैज्ञानिक मानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ए थार्नडाइक ने, बी कोहलर ने, सी स्किनर ने या डी पावलव ने। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन की जगह अगर आपको समझ में नहीं आए कि कौन सा नाम है, तो सीधे आप इंग्लिश, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश में, आप सीधे इंग्लिश में देख लेंगे, वहाँ पर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग यही एक नाम मिलेगा। तो आप उससे फटाफट गैस कर सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था। तो सीधा सा है कि वो पावलव ने दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पावलव ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पावलव ने कौन सा पुरस्कार जीता? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कौन सा पुरस्कार जीता था। ए नोबेल पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी सर्वोच्च मीरा पुरस्कार या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका आंसर है वो आंसर है ए नोबेल पुरस्कार। जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत पावलव ने प्रतिपादित किया था उसके लिए उसने नोबेल पुरस्कार जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पावलव को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद करना है, इसको आप नोट भी करके रख सकते हैं, या इसी वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपके अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा ये आंसर। तो देखिए क्या चिकित्सा के क्षेत्र में, बी मनोविज्ञान के क्षेत्र में, सी कला के क्षेत्र में या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम जब साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है बार बार कि ज़रूर मनोविज्ञान का क्षेत्र होगा, लेकिन वो नहीं है, कला के क्षेत्र से तो हो ही नहीं सकता है। दोनों आंसर क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र मनोवैज्ञानिक नहीं था पावलव, ठीक है, पावलव मनोवैज्ञानिक नहीं था, वो क्या था, एक डॉक्टर था। तो उसको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो चिकित्सा के क्षेत्र के लिए मिला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पावलव मनोवैज्ञानिक नहीं है, कोहलर भी एक मनोवैज्ञानिक था, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक था, एबिंगहॉस भी एक मनोवैज्ञानिक था, लेकिन जो पावलव था वो शरीर शास्त्री और जीव वैज्ञानिक था। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पावलव। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुकूलित अनुक्रिया किस उत्तेजक के प्रति होती है? ए स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति, बी अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति या सी दोनों के प्रति या डी दोनों में से कोई नहीं। देखिए जो अनुकूलित अनुक्रिया है वो स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति ना होकर के अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ जो संबंध बनता है, यानी कि अस्वाभाविक उत्तेजक यदि व्यक्ति के सामने प्रेजेंट किया जाए तो उसके प्रति भी वो उसी समान अनुक्रिया करे जिस समान वो स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति करता है। तो इस तरीके की जो अनुक्रिया होती है वो अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अस्वाभाविक उत्तेजक। क्वेश्चन नंबर 14 है, पावलव के सिद्धांत में स्वाभाविक उत्तेजक है। देखिए स्वाभाविक उत्तेजक पूछ रहा है तो कौन सा है? ए घंटी, बी कुत्ता, सी भोजन या डी लार।
तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सी, भोजन। क्योंकि जो कुत्ता है वो भोजन को देख करके ही लार टपकाता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। भोजन को देख करके मुंह में लार बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। स्वाभाविक उत्तेजक के अंतर्गत क्या लिया जाएगा? स्वाभाविक उत्तेजक के अंतर्गत भोजन को लिया जाएगा, तो आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तम आदतों, अनुशासन, सामूहिक व्यवहार के लिए कौन सा सिद्धांत लाभदायक या विशेष रूप से प्रभावी है? तो देखिए इसका आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक ने दिया था, उसमें वो उसको सिखाता है। हालांकि ये भी उत्तम आदतों और अनुशासन के लिए एक अच्छा सिद्धांत है, लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि विशेष रूप से कौन सा लाभदायक है, यानी कि सबसे बेस्ट जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा सी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका आंसर है सी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए ये पार्ट 1 था। अब मैं पार्ट 2 आपका इसके सामने लेकर के आऊँगी, और उसमें हम बाकी का जो सिद्धांत है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक और पार्ट है वो मैं आपको बनाऊंगी। उसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव ना करके इसका जो प्रोसेस था, इस सिद्धांत का जो प्रोसेस था, जो पावलोव ने प्रयोग किया था, वो प्रयोग मैं आपको बताऊंगी। वो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ हम कीवर्ड्स हैं वो भी देखेंगे कि किसको क्या कहा गया है, किसको किस कैटेगरी में रखा गया है। कुछ चीज़ों की मैं आपको इंग्लिश बताऊंगी, क्योंकि इंग्लिश से ही हम साइकोलॉजी में अच्छा कवर कर सकते हैं स्कोर, क्योंकि हिंदी में इतने सारे पर्यायवाची सामने आते हैं कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम इसको इंग्लिश को ही लेकर के चलेंगे। तो मैं उस वाले वीडियो में आपको लास्ट में एक बार पूरा सिद्धांत बता दूंगी कि पावलोव ने इस प्रोसेस को किस तरीके से किया था। तो थर्ड तो वो बनेगा, और सेकंड ऑब्जेक्टिव का ही रहेगा। तो थोड़ी देर में मैं आपको इसका जो पोर्शन पार्ट नंबर 2 है वो भी अपलोड कर दूंगी। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।